आज विद्युत धारा का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? किरचॉफ का धारा वितरण का नियम। धारा वितरण से संबंधित किरचॉफ ने 2 नियम दिया है। मैं पहले आपको जल्दी से दोनों नियम समझा देता हूं, इसके बाद मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं। प्रथम नियम में उन्होंने कहा, भी लिखना नहीं आपको। प्रथम नियम में उन्होंने कहा कि किसी भी विद्युत संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह धारा मान लीजिए आ रही थी I1, I2, I3 और जाने वाली धारा I4, I5। तो पहला नियम क्या कहता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल I4 प्लस I5। अगर दोनों को इधर लेते आओ, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इस चीज को हम बोलते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 0। तो पहला नियम जो होता है वो यही है कि समेशन ऑफ I बराबर 0। यानी किसी विद्युत परिपथ के विद्युत संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक करंट यहां से ये आई आ रही थी और एक करंट इधर चली गई है, एक करंट इधर चली गई है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये है I1, ये है I2। बताइए किरचॉफ के नियम से क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर मैं 4 ऑप्शन में आपसे जवाब मांगूं तो I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 माइनस I2, I1 बराबर I प्लस I2 और I2 बराबर I प्लस I1। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है? किरचॉफ का प्रथम नियम लगाना है। तो प्रथम नियम में आपने क्या सीखा? आने वाली विद्युत धारा का योगफल जाने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होगा। जरा बताओ इस जंक्शन में कौन सी धारा आ रही है? I। क्या और कोई धारा आ रही है? तो वो अकेले थी तो I लिख दो, फिर लगा दो बराबर का चिन्ह। अब कौन कौन सी धारा जा रही है? ये वाली जा रही है, ये वाली जा रही है, तो वो दोनों प्लस में हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ कि नहीं करेक्ट हुआ? क्या किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने में कोई समस्या होगी? नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बनाता हूं कि एक जंक्शन इस प्रकार से, ये करंट गई थी, फिर यहां से ऐसे हो गया, बात को समझिएगा हमारे, फिर यहां से ये करंट ऐसे हो गई, फिर यहां से ये ऐसे हो गई। अब आपको अगर फर्स्ट नियम समझ में आ जाएगा ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अब ये I करंट यहां से मैं दे रहा हूं और यहां जो करंट आपको बाहर मिलेगी वो I ही मिलेगी। जो करंट बाहर जाकर के मिलेगी वो I ही मिलेगी। कैसे? I करंट यहां से गई, यहां इसका बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा तो यहां क्या चली जाएगी? I1, और यहां क्या चली जाएगी? I2। अब देखो I1 का बंटवारा यहां फिर से हो जाएगा, इसको मिल जाएगी I3, इसको मिल जाएगी I4, अब फिर I2 का बंटवारा यहां हो जाएगा, इसको बोल दो I5, इसको बोल दो I6। अब ये दोनों जब यहां आएंगी, ध्यान से देखना, तो I6 बहते हुए यहां आ गई, I5 बहते हुए यहां आ गई, और दोनों मिलकर यहां चली गई। तो इस धारा का नाम क्या हो जाएगा? I5 प्लस I6। इसका नाम I5 प्लस I6 नहीं हो जाएगा? और I5 प्लस I6 को तुम देखो यहां से क्या कह सकते थे? I2। क्या कह सकते थे? तो चाहे ये चीज कह दो, चाहे डायरेक्ट इसको क्या बोल दो? I2। ये I3 I4 मिलकर यहां आएगी, इस धारा का नाम क्या हो जाएगा? I3 प्लस I4। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। इसको क्या बोल सकते हो? I1। अब ये I1 और I2 मिलकर यहां चली जाएगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? I1 प्लस I2 नहीं कह सकते हैं? और यही देखो, I ही तो I1 I2 बटी थी, वही मिली कि नहीं मिली? क्या किरचॉफ का प्रथम नियम लगाने में किसी कोई समस्या होगी? नहीं होगी ना। नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत संधि में आने वाली समस्त विद्युत धाराओं और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो चलिए
ये तो हम आपको समझा रहे थे पहला नियम क्या होता है। अब इसको हम लिखवा देते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सी बात क्लियर हो गई है तो पहला नियम चलो लिखो। इस नियमानुसार देखिए लिख दिया आपके सामने। इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब मान लेते हैं कि ये किसी जंक्शन पे I1 करंट आ रही है, इधर से I2 करंट आ रही है, इधर से I3 करंट आ रही है, यहां I4 करंट जा रही थी और यहां I5 करंट जा रही थी। तो चाहे समेशन I बराबर 0 कहे, चाहे ऐसे कह दे कि आने वाली विद्युत धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जाने वाली विद्युत धारा I4 प्लस I5, या उसको इधर लेते आए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल 0। देखो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है करंट के बारे में बताता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? तो इसके प्रथम नियम को हम केसीएल कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है बच्चों? किरचॉफ करंट लॉ। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसको केसीएल भी बोला जाता है। ये आपका प्रथम नियम है। अगर 2 नंबर का आता है तो आप इतना ही करोगे, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। क्या? हाँ, अगर आएगा 2 नंबर में ही ये आएगा। 4 नंबर में आएगा तो दोनों नियम इकट्ठा लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं अब किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये हो गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो अब तक में। तो ये हम किरचॉफ का द्वितीय नियम देख लेते हैं। द्वितीय नियम, इसको हम केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या कहते हैं? किरचॉफ ये वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है। जो दूसरा नियम है बच्चों किसके बारे में जानकारी देता है? वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है। इसको थोड़ा समझना। अगर आपके पास कोई एक क्लोज सर्किट है, क्या है? क्लोज सर्किट। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक, चलो सेल बना देते हैं, रेजिस्टेंस नहीं है मान लो। यहां एक बंद जाल है, बंद जाल या बंद परिपथ कह सकते हो इसको? नहीं कह सकते हो। इसमें बताओ करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? इधर देखो ध्यान से। ये वाली करंट मान लो यहां I1 बह रही है, ये प्लस माइनस, इसमें करंट क्या बह रही है? I2 बह रही है। इसमें करंट क्या बह रही है? I3 बह रही है। इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है? R1। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। थोड़ा समझे, R3 कहीं दिखाई दे रहा है तुमको रेजिस्टेंस? फिर क्यों R3 बोल रही हो? अरे तो जबरदस्ती ले लेंगे, जब होगा तब तो लेंगे। जब हमने यहां रेजिस्टेंस बनाया नहीं, जबरदस्ती ले लेंगे। यहां लिए तो यहां भी ले लो। तुम समोसा खाई, इन्होंने समोसा खाया, जरूरी हम भी खा लें? आ जाओ। बना होता तो लेते, जब बना ही नहीं है तो लेने का कोई औचित्य नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि हर सर्किट में हमेशा कुछ बना ही रहे तुम्हारे पास। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि बना क्यों नहीं। अब कह दो सर आप टोपी लगाए क्यों नहीं, आप चश्मा लगाए क्यों? अरे मेरी मर्जी, लगाया नहीं लगाया। किसी सर्किट में बना रहे, किसी में नहीं बना रहेगा। सर्किट अलग अलग तरह के बनेंगे अपना। आइए, क्या कहने वाला था मैं कि अगर आप इसको पकड़ो, क्लोज बेस ABCD को, यहां ध्यान से देखो। नियम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट से जो बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम सर्किट के कुल EMF के सम के बराबर होता है। या एक काम करो, इनका मना ही है, थोड़ा सा हम अच्छा समझाने के लिए बना ही देते हैं। चलो, इनका जब मना ही है, थोड़ा समझाने में सरलता हो जाएगी। आने को उसमें भी समझा सकते थे, ABCDEF। इस रेजिस्टेंस को नाम दे दो R3। चलो,
अब ठीक है, देखो ए बी सी डी एक क्लोज मेश है, इसमें करंट कितनी बह रही है, I1 इस रेजिस्टेंस से, यहां करंट बह रही है I2 इस रेजिस्टेंस से, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ, यहां करंट कितनी बह रही है, ईएमएफ यहां नहीं है, ध्यान देना। अब मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया लेकिन बैटरी नहीं है, तो यहां ईएमएफ नहीं है। तो देखो I1 करंट जब ऐसे आएगी तो इधर तो जाएगी नहीं, इधर से भी I2 करंट आ रही थी, तो ये I1 I2 यहां जब आएंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहां से कौन सी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। नियम क्या कहता है, नियम को समझो। नियम कहता है कि करंट में रेजिस्टेंस का गुणा करके ईएमएफ के बराबर करना है। करंट में रेजिस्टेंस का गुणा करके ईएमएफ के बराबर करना है, और जितनी करंट रेजिस्टेंस का गुणा करते जाओगे सबको जोड़ते भी जाना। तो चलो यहां वाली करंट कितनी है बताओ, I1। यहां वाली करंट कितनी है, I1। रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस यहां वाली करंट कितनी है, I2। रेजिस्टेंस कितना है, R2 प्लस यहां वाली करंट कितनी है बताओ, I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना है बताओ, R3। अब बराबर ये किसके हो रहा है, ईएमएफ के योगफल के। तो ईएमएफ कितना है, E1 प्लस E2। क्या ये बात इतना क्लियर हो रहा है, पहले इतना समझो। क्या सिखा रहे हैं कि करंट में रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते जाइए और उनको जोड़ते जाइए, कुल ईएमएफ के बराबर कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान देना है आपको, एक चीज का और ध्यान देना है कि जब आप इस रेजिस्टेंस में इस करंट का मल्टीप्लाई किए थे, पहले रेजिस्टेंस में पहली करंट का जब मल्टीप्लाई किए थे और जब दूसरे वाले में किए थे, यहां से देखो ध्यान से लगाकर, ये यहां से ऐसे आकर के एक्चुअल में डायरेक्शन के हिसाब से अगर चलो तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। क्योंकि अगर मैं इसको इधर दूं, इसको मैं इधर दूं, या यही इधर जाएगा तो अपोजिट नहीं हो जाएगा। तो जब डायरेक्शन तुमको सेम मिलेगी तो प्लस में लिखना, डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी तो माइनस में लिखना। पहले मैंने सीधे जोड़ के बताया ताकि आपको बातें एक एक करके क्लियर करा सकूं। अब आप ये समझ गए हो कि जहां डायरेक्शन उल्टा मिलेगी वहां घटाना है। तो पहले वाले का आपने ले लिया I1 R1। अब जब दूसरे वाले में यहां जाओगे डायरेक्शन इसकी क्या होगी, उल्टा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहां माइनस I2 R2, और इसको क्या हम लिखेंगे, प्लस में तो माइनस में। देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे इसी जैसे जा रही है तो ये प्लस ही में। ऐसे ईएमएफ भी जो माइनस में आया था उसका वाला कायम हो जाएगा माइनस में। तो इस सर्किट के लिए ये चीज बन के आ रही है। एक बार फिर साफ सुथरा करके लिख देता हूं, चलो। पहले तो आप नियम लिखो, पहले नियम लिखो। अब देखिए नियम लिखा है सामने आपके। इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में समस्त विद्युत धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई। मतलब जो समझा रहा था कि धारा और प्रतिरोध का गुणा करते चले जाओ और उनके संगत प्रतिरोधों का साथ, इसके बाद क्या करोगे, उनको जोड़ दो, वो किसके बराबर होगा, कुल ईएमएफ के। इस बंद पास को देखो कहां गया, एक मिनट, इस बंद पास को देखिए कहां गया ये, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा कुछ काम आ गया था। चलिए यहां देखिए, एक ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख लो बंद परिपथ ए बी सी डी में, बंद परिपथ ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या होगा, ध्यान देना, I1 R1, I1 R1। अब देखो डायरेक्शन इसकी उल्टा है सीधा है, जल्दी बोलो। तो माइनस में I2 R2 बराबर इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E1, और माइनस में इसका ईएमएफ E2। आया समझ में। फिर से बंद परिपथ, बंद परिपथ नीचे वाला ले लो, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ में इसका I2 प्लस R2,
I2 इंटू R2। अब बताओ डायरेक्शन इसके साथ कैसा है, तो प्लस में लिखोगे माइनस में? प्लस में क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर EMF कितना है? इस बारे में EMF कितना है? केवल यही मिल रहा है E2, यहां तो मिल नहीं रहा है, तो सिर्फ क्या लिख दोगे वहां? E2। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ थोड़ा सा, इसका किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो किरचॉफ के दोनों नियम आपको अच्छे से बनने चाहिए। परीक्षा में अगर फुल क्वेश्चन पूछेगा तो 4 नंबर का पूछेगा। फुल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कितने का पूछेगा? 4 नंबर का। 2 नंबर का पहला नियम, 2 नंबर का दूसरा नियम, और अगर सिंगल सिंगल पूछेगा 2 नंबर में पूछ लेगा। आई बात समझ में? ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सिर्फ ये पूछ लेगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बताता है, तो ऐसा बता दो। क्या बताया था मैंने? समेशन ऑफ आई बराबर 0, ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। और अगर आपसे बोल दिया वो कि समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई, तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। सुन रहे हो ध्यान से? और किरचॉफ का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? विद्युत धारा के बारे में बताता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम किसके बारे में बताता है? बोलो। वोल्टेज के बारे में बताता है। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? एक दो बातें ये ऑब्जेक्टिव में और आपसे पूछेंगे, मैं वो बातें कहूं तो लिख ही दूं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आइए मैं वो बातें लिख देता हूं। चलिए आइए, कुछ जरूरी बातें हैं, जरूरी बातें। हाँ, ऑब्जेक्टिव बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम समेशन ऑफ आई बराबर 0। दूसरी बात, किरचॉफ का प्रथम नियम किरचॉफ के प्रथम नियम को आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर होता है? आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरी बात, किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम, ये किरचॉफ करंट लॉ है ना। चौथी बात, किरचॉफ का द्वितीय नियम की बात कर लो। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, अब मैं 2 बार नहीं लिखूंगा इसको, चाहे द्वितीय नियम कहे चाहे वोल्टेज नियम कहे, वोल्टेज का नियम कहे, यह होता है समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई, समेशन ऑफ आई आर बराबर समेशन ऑफ ई। ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये बहुत जरूरी बातें हैं बच्चों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। एक खास बात, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है केवीएल वोल्टेज लॉ, ये केवल बंद परिपथों के लिए सही है, खुले परिपथों के लिए सत्य नहीं है। चलो ऐसे ही कर लो, किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथ के लिए सत्य है, बंद परिपथ के लिए। अब बंद परिपथ और खुले परिपथ का मतलब समझ में नहीं आया? इधर देखो,
जैसे मैंने यहां पर बनाया था, ये ऐसे इस प्रकार से ध्यान दिए थे कि नहीं दिए थे? ये बताओ, ये परिपथ बंद है कि खुला है? ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, यहां से करंट I1, यहां से करंट I2। कुछ ऐसा बना था नहीं बना था? ये परिपथ बंद था कि नहीं बंद था? लेकिन मान लीजिए कि ये है करंट I1 आ रही थी, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां एक, चलो इधर से लगा लो, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां ये एक सेल है, इसमें करंट ऐसे बह रही थी I2, ये था R1। बताओ इस वाले सर्किट में कहीं भी, मान लो यहां आई है, इस सर्किट में कहीं भी बताओ तुम द्वितीय नियम लग सकता है? क्यों नहीं लगेगा? परिपथ ओपन है, परिपथ क्या है? खुला है। परिपथ जब तक बंद नहीं होगा तब तक किरचॉफ का द्वितीय नियम काम। लेकिन प्रथम नियम, चाहे परिपथ खुला हो चाहे परिपथ, उसको संधि से मतलब है, उसको विद्युत जंक्शन से मतलब है। आई बात समझ में ना? चलिए, तो ये कुछ जरूरी बातें थी किरचॉफ के नियम से जो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेंगी। तो यहां से जुड़ी हुई क्या क्या बातें सीख लिया आपने? ऑब्जेक्टिव के लिए सीखा, सब्जेक्टिव के हिसाब से 2 नंबर में अगर पूछेगा तो कोई एक नियम पूछ लेगा, और 3 या 4 नंबर में पूछेगा तो दोनों नियम पूछ लेगा। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि हम किरचॉफ के नियम से रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अब आज की क्लास का टाइम कितना हुआ थोड़ा देख लो, ओवर तो नहीं हो रहा है, तो मैं आगे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करूं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज के लिए पर्याप्त हो चुका है तो फिर मैं आज की क्लास यहीं पर ओवर करूंगा और इसका न्यूमेरिकल मैं कल उठाऊंगा फिर। ठीक है ना? चलिए, आपकी इच्छा है कि न्यूमेरिकल हो जाए तो हो ही जाता है। एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, उसी में हम सीखेंगे नियम को। ठीक है, कल आपको 15 अगस्त की तैयारी भी करनी है। कल 15 अगस्त है ना, तो आपको तैयारी में भी भाग लेना है। बस हमको थोड़ा समय दीजिए, मैं एक परिपथ बना लूं, है ना? मैं तब से एक सवाल ले लेता हूं। चलिए आइए, ध्यान से बच्चों देखेंगे। ये मैं एक सर्किट बना करके सवाल को समझाने वाला हूं आपको। ये क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? सब कुछ तो क्लियर हो गया? A B C D E F। अब ध्यान से देखना है, इसमें मांग रहा है परिपथ की प्रत्येक शाखा से बहने वाली धारा और 5 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। इन्होंने 2 बातें मांगी हैं। परिपथ के प्रत्येक शाखा से बहने वाली धारा, ऐसा है अभी जो प्रिंसिपल सर आकर के आपको बोल के गए, इतनी खूबसूरत विद्यालय बनाई गई है, नई बिल्डिंग मिल गई आपको, अच्छा म्यूजिक हॉल है, बढ़िया हर एक चीजें, सब कुछ। अगर विद्यालय को पूरा घूमना हो, विधिवत अगर ढंग से पूरी विद्यालय टहलना हो, एक एक चीजों को देखना हो, तो आपको 3 घंटे लगेंगे। इतने बड़े कैंपस में इतनी बड़ी विद्यालय बनाई गई, और आप क्या करते हैं? जो चीजें आप कर रहे हैं, आप उदंड हो, मुझे पता है आपकी ये उम्र है उदंडता करने वाली, लेकिन जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की थी। जब आपके बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, अब वो स्कूलों में जाएंगे, अब वो ये सब एक्टिविटी करेंगे, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। और आप करोगे तो आपके बच्चे करेंगे, और फिर आपसे देखा नहीं जाएगा, आपसे नहीं देखा जाएगा जब वो गलती करेंगे तो। और आपके पेरेंट्स, मुझे तो नहीं लगता किसी के पेरेंट्स ये सब स्वीकार कर रहे होंगे कि जो उदंडता आप लोग करते हो।
अब मैं इस लेक्चर के दौरान आपको ये बातें समझाऊं कि आप डिसिप्लिन बना करके स्कूल के अंदर रहिए, अपना काम करिए अच्छे से, तो क्या ये सब सही बातें, मतलब इतना समय देना हमारे लिए है उचित? उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, आप लोगों को सुधारने, बनाने, समझाने के लिए बहुत से लोग हैं, लगे हुए हैं कि कहीं कोई गलतियां ना होने पाए बच्चों से। आपका सहयोग करने के लिए हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका विकास हो, इसके लिए तत्पर है, और आप ही नहीं चाह रहे हो कि आपका विकास हो। तो थोड़ा सा इस बात पर अमल करिएगा। अगर आपने गलतियां कर रहे हो, सुधार सकते हो तो उनको सुधार लो, और थोड़ी बहुत भी अगर क्या बोल सकते हैं, कुछ शब्द ही नहीं है, समझ सकते हो तो इतने में समझ जाओ, बाकी कुछ बोलने लायक नहीं बचा है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। देखो, हमको ना किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाना ये नहीं हो जाता कि हम जैसे फिजिक्स आपसे बनने लगे, इसका मतलब नहीं होता कि आप सब कुछ पढ़ लिए सीख गए। सबसे पहली शिक्षा तो होती है कि समाज में आपको रहना आना चाहिए। समाज में कैसे रहते हैं वो चीज ही आपको नहीं पता है। आखिर हमको एक बात बता दो कि जो जानवर होते हैं वो कैसे रहते हैं, जो पागल है वो कैसे रहते हैं, जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे रहते हैं। सबका रहन सहन अलग है कि नहीं अलग है? अगर जानवरों वाले रहन सहन जैसा हम रहना शुरू कर दें, हम जहां बैठे वहीं गंदगी फैला दें, तो क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं? जानवर तो वही करता है ना, जहां बैठता है वहीं गंदगी कर देता है, और वही हम लोग कर रहे हैं, जहां बैठे वहीं गंदगी शुरू कर दिए। नहीं, गलत बात है ये। तो सबसे पहले आप इंसान बनिए, समाज में कैसे रहना है वो आप सब सीखिए। विषय का ज्ञान आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा, अगर समाज का ज्ञान आपको नहीं मिला। अब मैं एक फिजिक्स टीचर हूं, तो मेरा कोर्स भी बड़ा है। जब भी मैं क्लास में आता हूं मुझको लगता है कितना अधिक से अधिक मैं मैटर अपना आगे बढ़ा सकूं और आपके दिमाग में वो चीजें डाल सकूं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो आपके साथ। लेकिन आप भी बस करते हो ऐसी बातों को ला करके बोलने में। खैर चलिएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक सर्किट ये वाला देख लो, पूरा बड़ा वाला देखो पहले, सिर्फ केवीएल या केसीएल लग के काम हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो एक सर्किट यहां ले लेते हैं, इनक्लोज मेश ए बी एफ ई दिखाई दिया, ए बी एफ ई, ये आपकी करंट और रेजिस्टेंस है,